गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में 10th चैप्टर चल रहा है। कल हमने देखे थे प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम। आज देखते हैं स्वीकृति के संबंध में वैधानिक प्रावधान या वैधानिक नियम। स्वीकृति के संबंध में क्या क्या वैधानिक नियम बने हुए हैं। 9th चैप्टर में अपनी बात हुई थी कि एक पक्ष प्रस्ताव रखता है, दूसरा पक्ष उस पर स्वीकृति प्रदान करता है तो एग्रीमेंट यानी ठहराव हो पाता है। तो क्या क्या नियम है स्वीकृति के संबंध में। नंबर 1, स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए। स्वीकृति के पीछे कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। यह शर्त होगी तो स्वीकृति प्रदान होगी, तो शर्त पीछे नहीं होनी चाहिए। सेकंड देखिए, यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति की कोई विधि निश्चित की है तो स्वीकृति उसी विधि में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? यदि प्रस्तावक ने स्वीकृति की कोई विधि निश्चित की है, विधि का मतलब है स्वीकृति लिखित में देनी है, मौखिक में देनी है, आचरण से देनी है, गर्भित देनी है, स्पष्ट किस प्रकार से स्वीकृति देनी है। अगर उसकी कोई विधि प्रस्तावक ने निश्चित की है तो स्वीकृति उसी विधि में दी जानी चाहिए। थर्ड देखिए, स्वीकृति स्पष्ट उच्चारण करके लिखित में अथवा आचरण द्वारा दी जा सकती है। या तो लिखित में दी जा सकती है, या स्पष्ट उच्चारण करके यानी मौखिक में दी जा सकती है, या फिर आचरण द्वारा गर्भित स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट, स्वीकृति निश्चित यानी निर्धारित समय में दी जानी चाहिए। निर्धारित समय के बाद दी गई स्वीकृति का कोई महत्व नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। राम ने श्याम को अपनी कार बेची, कार बेचने का एग्रीमेंट किया। श्याम ने कहा कि मैं कल तक आपको बताऊंगा। श्याम अगर 5 दिन बाद राम के पास आता है कि अपने एग्रीमेंट हुआ था कार बेचने का, लाओ अपनी कार लाओ, तो चूंकि निर्धारित समय में स्वीकृति नहीं दी गई तो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिना प्रस्ताव की जानकारी के स्वीकृति देना व्यर्थ है। प्रस्ताव की जानकारी नहीं है, बिना प्रस्ताव बिना प्रपोजल की जानकारी के यदि स्वीकृति कोई व्यक्ति देता है तो ऐसी स्वीकृति प्रारंभ से ही व्यर्थ है। कोई अन्य व्यक्ति स्वीकृति देता है तो वह वैध स्वीकृति नहीं मानी जा सकती। एक के स्थान पर अगर 20 स्वीकृति देता है तो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति की विधि अवश्य तय की जा सकती है, लेकिन मौन रहने को स्वीकृति नहीं माना जा सकता। लेकिन कभी कभी मौन रहना भी स्वीकृति माना जाता है। स्वीकृति लिखित में हो सकती है, मौखिक हो सकती है, आचरण द्वारा हो सकती है। सामान्यतः मौन रहने को, चुप रहने को स्वीकृति नहीं माना जाता है, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी स्वीकृति मान ली जाती है। मैं अगर आपसे कहूं कि आप मेरे साथ चलें, अब आप ना तो यस कहते हैं ना इस बारे में आप नो कहते हैं, बिल्कुल मौन है। मौन है तो मैं मान लूंगा कि शायद आपने मुझे स्वीकृति प्रदान कर दी। भाई स्वीकृति नहीं है तो या तो यस कहेंगे या फिर नो कहेंगे, नहीं तो ये मान लिया जाता है कि आपने स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो कभी कभी मौन रहने को भी कानून स्वीकृति मान लेता है। अब देखिए, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता संबंधी प्रावधान।
पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता संबंधी प्रावधान। मैंने आपको बताया था कि माइनर, अवयस्क, अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ व्यक्ति और कानून द्वारा डिस्क्वालीफाई पर्सन, जिसे कानून ने अयोग्य घोषित कर दिया है, ये तीनों अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो अनुबंध करने की क्षमता क्या है? अनुबंध करने की क्षमता से तात्पर्य पक्षकारों में अनुबंध करने की वैधानिक क्षमता से है। अनुबंध अधिनियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है, स्वतंत्र मस्तिष्क का है और जिसे कानून ने अयोग्य घोषित नहीं किया है, तो इनमें अनुबंध करने की क्षमता होती है। ये लोग अनुबंध कर सकते हैं। अब देखिए, अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति कौन कौन है जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अवयस्क से संबंधित प्रावधान। अगर अवयस्क कोई अनुबंध करता है तो उसका क्या कानूनी प्रभाव हो सकता है? क्या अवयस्क अनुबंध कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसके लिए कानून ने क्या क्या प्रावधान बनाए हैं? नंबर 1, एक अवयस्क के साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अवयस्क के साथ एग्रीमेंट करता है, ठहराव करता है, तो कानून इसे प्रारंभ से ही व्यर्थ मानता है। ऐसा ठहराव प्रारंभ से ही बेकार है। सेकंड देखिए, सामान्यतः एक अवयस्क ऋण लेने व संपत्ति खरीदने का वैधानिक अनुबंध नहीं कर सकता है, लेकिन एक अवयस्क अपने जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण ले सकता है। एक अवयस्क संपत्ति नहीं खरीद सकता, न संपत्ति बेच सकता है, लेकिन अपने जीवन निर्वाह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अन्य कोई खर्चे के लिए जो आवश्यक है, उनको पूरा करने के लिए वो अपनी संपत्ति पर ऋण ले सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, एक अवयस्क को साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। ये तो आपने पढ़ाई है, अकाउंट्स में पढ़ा है। एक अवयस्क को साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। कब बनाया जा सकता है? जब सभी साझेदार सहमत हों, तो उसे केवल लाभ के लिए साझेदारी में शामिल किया जा सकता है, हानि में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, एक अवयस्क एजेंट हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रधान ही उत्तरदायी होगा। एक अवयस्क एजेंट हो सकता है। देखिए, अवयस्क अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है, फिर एजेंट क्यों बन सकता है? एक अवयस्क एजेंट बन सकता है क्योंकि प्रधान और एजेंट के बीच में कोई अनुबंध नहीं होता है, एक समझौता होता है। तो एक अवयस्क एजेंट बन सकता है, लेकिन वो जो काम करेगा, उसने कोई गलत काम किया है, उससे कोई हानि हो जाती है, तो उसके लिए अवयस्क उत्तरदायी नहीं है। प्रधान एजेंसी का मालिक ही उसके लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट देखें, किसी भी अवयस्क के संरक्षक द्वारा अवयस्क की भलाई के लिए किए जाने वाले अनुबंध वैधानिक होते हैं। अवयस्क के संरक्षक या गार्जियन द्वारा अगर अवयस्क की भलाई के लिए कोई काम किया जाता है, उसकी भलाई के लिए अगर संरक्षक कोई अनुबंध करते हैं, तो ऐसे अनुबंध वैध होते हैं, क्योंकि ये अनुबंध अवयस्क के द्वारा नहीं किए जा रहे, उसके संरक्षक द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जिस व्यक्ति ने किसी अवयस्क को अपना माल दिया है, तो वो उस माल को वापस ले सकता है।
वापस लेने की मांग कर सकता है, लेकिन क्षतिपूर्ति या मूल्य की मांग नहीं कर सकता है। आप अवयस्क हैं, आपको मैंने अगर कोई सामान दिया है, माल दिया है, मान लीजिए मैंने अपनी बुक आपको दी है, मैं आपसे अपनी बुक वापस मांग सकता हूं, लेकिन अगर बुक फट गई है या आपसे बुक खो गई है तो मैं न तो आपसे उसका मूल्य मांग सकता हूं और न किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग आपसे कर सकता हूं। अगला पॉइंट देखिए, यदि अवयस्क कपट, मिथ्या वर्णन, झूठ बोलकर या अपने आप को वयस्क बताकर कोई अनुबंध कर लेता है, यदि कोई अवयस्क मिथ्या वर्णन करके, झूठ बोल के या अपने आप को वयस्क बताकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में कोई अनुबंध कर लेता है तो भी वह उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। सामने वाले पक्ष की गलती है, उसको पूरी जानकारी करनी चाहिए। उसने झूठ बोला है, कपट किया है, अनुबंध कर लिया है, तो भी वो उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन कानून उसे इस बात की इजाजत नहीं देता है। कानून अवयस्क को इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वो झूठ बोले, किसी के साथ धोखा करके, अपने आप को वयस्क बताकर किसी प्रकार का अनुबंध करे। तो कानून उसे इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वो जनसामान्य के साथ कोई धोखा करे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक अवयस्क किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो उसके लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होगा। एक अवयस्क अगर किसी के शरीर को हानि पहुंचाता है, किसी की संपत्ति को हानि पहुंचाता है, ये सोचकर कि मैं तो अवयस्क हूं, मेरे ऊपर कानून लागू होता ही नहीं है, तो ये वहां गलत सोच है। कानून उसे इस बात की इजाजत नहीं देता है, वो दंड और सजा का भागीदार होगा। नेक्स्ट देखिए, अवयस्क द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसके माता पिता उत्तरदायी नहीं होंगे। अवयस्क अगर बाहर कुछ करके आता है, झगड़ा फसाद करके आता है, किसी से मारपीट करके आता है, तो इसमें उसके माता पिता का कोई दोष नहीं है, उसके माता पिता इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। नेक्स्ट, अवयस्क अपनी अवयस्कता के दौरान यदि कोई विवाह का अनुबंध करता है, अगर अवयस्कता के दौरान 18 साल के अंडर एज में रहते हुए अगर वो किसी को विवाह का प्रस्ताव करता है या विवाह का अनुबंध कर लेता है, शादी कर लेता है, तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। कानून ऐसे ठहराव को मान्यता नहीं देता है। तो ये प्रावधान थे अवयस्क से रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब दूसरा देखिए इसी का, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, अगर उसके साथ में कोई अनुबंध कर लिया जाता है तो क्या कानूनी प्रावधान उसके लिए बना हुआ है। अनुबंध अधिनियम के अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति ही अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात अब स्वस्थ मस्तिष्क वाले कौन होते हैं? जिनमें सोच विचार करने की क्षमता हो, जिनको ये पता हो कि वो जो कुछ करने जा रहा है भविष्य में उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे व्यक्ति को कानून स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति मानता है। सामान्यतः पागल, जन्मजात मूर्ख, जन्मजात मूर्ख कौन होते हैं? जो जन्म से मूर्ख होते हैं। तो पागल, जन्मजात मूर्ख, शराबी, बेसुध व्यक्ति और सम्मोहन की अवस्था में होने वाले व्यक्ति को अस्वस्थ मस्तिष्क का माना जाता है। यदि कोई पागल है, जन्मजात मूर्ख है, शराब के नशे में है, बेसुध है या सम्मोहन की अवस्था में है। सम्मोहन जानते हैं क्या होता है?
सम्मोहन, सामने वाले पक्ष को इस तरह से वश में कर लिया जाता है कि जैसा उससे कहा जाता है वैसा वो करता है। तो शराबी हो, सम्मोहन की अवस्था में हो, जन्मजात मूर्ख हो, पागल हो, कानून इनको अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति मानता है। इनके साथ अनुबंध करना व्यर्थ होता है, बेकार है। पागल व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह की आवश्यकता की पूर्ति करता है तो उसकी संपत्ति से मूल्य वसूल कर सकता है। पागल व्यक्ति को अगर कोई खाना खिलाता है, उसको उसके कपड़े की आवश्यकता को पूरी करता है, उसकी देखरेख करता है, उस पर यदि कोई खर्च होता है और पागल व्यक्ति के पास में कोई संपत्ति है तो इस संपत्ति के मूल्य में से वो जितना खर्च हुआ है वो वसूल कर सकता है। कानून यह मानकर चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का है। कानून क्या मानता है? कानून तो यह मानता है कि जितने भी लोग दुनिया में हैं सब स्वस्थ मस्तिष्क के हैं, कोई भी पागल नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ मस्तिष्क का या पागल बताता है तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है। अगर वो ये कहता है कि मैंने जब अनुबंध किया था तो मैं पागल था, तो न्यायालय में उसको यह सिद्ध करना होगा कि वो उस समय पागल था और आज भी वो पागल है। अब सिद्ध कैसे करेगा? उसके पास पागल होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो कानून पागल मानेगा, अन्यथा स्वस्थ मस्तिष्क का माना जाएगा। तो ये दो पार्ट हुए, अवयस्क और अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति। अगला पार्ट कल देखेंगे। ओके, थैंक्स।